नाम बिकम गॉड, द रिकॉर्डर ऑफ पॉडकास्ट। ओके, ये बाद में बोलेंगे अच्छे से। So should I start? So after a very long time, कम से कम नहीं तो कुछ चंद महीनों बाद, we are back with a new podcast, and we are here to talk about the science without talking about any shit. So SciMen are back, and here we are, me introducing you to the team: Shiva, Maurya, आदित्य भामरे एंड सोहेल अहमद चौधरी। तो तीनों जने मिलके भाई साइमन पे काफ़ी सारी बातें भाई एक टॉपिक के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो थोड़ी बहुत ही बातें हम लोग भी कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक आवर ऑडियंस वांट्स टू नो मोर अबाउट ओपनहाइमर। So welcome back to India's only science podcast जहाँ पे हम साइंस रिलेटेड बातें करते हैं without any क्या शिवा without any विदाउट एनी, वो हम लोग बाद में हाँ वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी क्या, वो तो हमारी बातें ही आपको बताएंगे कि विदाउट एनी क्या चीज़ है। वो आप कमेंट्स में नीचे हमको बता सकते हो कि विदाउट एनी क्या। विदाउट एनी डैश डैश एंड विथ लॉट्स ऑफ डैश डैश। फिलिप्स, ये आप लोग खुद पढ़ सकते। आदि आई थिंक तुमको अवतार में आ जाना चाहिए। अवतार में आ जाना चाहिए। सो एज वी हैव रिवील्ड आवर टॉपिक, इट्स माय टाइम। भाई ओपनहाइमर के बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ओपनहाइमर, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी। तो क्या ख्याल है आप दोनों के? सबसे पहले तो मैं ऑनेस्ट रिव्यूज जानना चाहूंगा दोनों के, फिर मैं भी बोलूंगा। सबसे पहले सोहेल भाई, देन उसके बाद आने का। ओके, ओपनहाइमर, ओह माय गॉड, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू से, बट मैं देखा आईमैक्स में ही देखा, जैसे नोलन ने बोला था। अच्छी सीट तो ले ली थी किसी ने, तो मैं अच्छी सीट के साइड वाले सीट पे, मतलब एकदम ज्योमेट्रिक सेंटर पे तो नहीं बैठ पाया, पर एक डिसेंट सीट पे बैठा, एंड आई वाज लाइक ब्लोन अवे कंप्लीटली। क्योंकि देखो, दिस मूवी वाज नॉट वेरी स्पेक्टेकुलर इन टर्म्स ऑफ स्केल या फिर एक्शन सीक्वेंसेस, बट इट वाज स्पेक्टेकुलर इन टर्म्स ऑफ डेप्थ एंड रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट, आई मीन द मोमेंट आई सॉ इनिशियल के जो सीक्वेंस है उसमें थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन है, थोड़े बहुत ईस्टर एग्स है। दिस द रीजन पीपल कॉल इट द एवेंजर्स ऑफ साइंस। तो वो ईस्टर एग्स जब बिल्ड होना शुरू हुए, वो लिंक जब आना शुरू हुए, जो स्टोरीज एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है उसको जब मूवीज में दिखाया, इसी मूवी के अंदर दिखाया, तो इट वाज लाइक अ नर्डगैज़म। वो वाली चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। एंड ऑल्सो द मूवी, इट चेंज जॉनरास। ये एक जॉनर पे स्टिक करके नहीं बने नोलन ने, वेरी न्यू थिंग फॉर मी। हम लोग ये एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे कि हो सकता है कि बायोग्राफी हो, एक ऑटोबायोग्राफिक मूवी हो, बट ऐसा नहीं था। इट स्टार्टेड ऑफ लाइक एन ऑटोबायोग्राफी, फिर वो हो गया आपका थोड़ा सा साइंस फिक्शन, और फिर वहाँ से लास्ट में जाके वो पॉलिटिकल ड्रामा, कोर्टरूम ड्रामा में ट्रांजिशन किया। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड ऑब्वियसली आई थिंक शायद मुझे उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ा। कई लोग बोल रहे थे कि अंडरवेलमिंग था एक्सप्लोजन, बट मेरे हिसाब से जो मेन एक्सप्लोजन था वो अंडरवेलमिंग मुझे नहीं लगा, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे को एक्सपेक्टेड था कि वो न्यूक बहुत बड़ा तो नहीं दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं मेरे को ये था कि एक न्यूक को दिखाएंगे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। हम बाकी को नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ सम वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दूसरे जो एक्चुअल बॉम्बिंग की गई थी उसको दिखा भी नहीं सकते। करेक्ट, विच वॉज गुड। आई मीन ये ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ओपनहाइमर के पर्सपेक्टिव से उसने देखा नहीं उन न्यूक्स को होते हुए। सो द हॉरर ही हैज इन हिज हेड, द इमेजिनेशन जो उसका था वो और थ्रेटनिंग लग रहा था। उन साउंड इफेक्ट्स, आदि इस पे और ज़्यादा बात कर सकता है साउंड इफेक्ट्स के बारे में जो हमने ओपनहाइमर में देखा। सो आई थिंक ओवरऑल पैकेजिंग वाज अ वेरी गुड मूवी फॉर पीपल लाइक अस, आई मीन जिनका इंटरेस्ट साइंस एंड द हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और बस हाँ, आई थिंक इसलिए मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई, लाइक जेन्युइनली बहुत अच्छी मूवी थी। सो अगर आप मुझे पूछोगे कि मूवी कैसे लगी, सो आई पर्सनली लव्ड द मूवी। अगर हम उसे कंपेयर करें साइड बाय साइड इमिटेशन गेम से, सो एक डिफरेंस निकल के जो आता है कि इमिटेशन गेम में इट वाज मोर ऑफ द विजुअल्स, ओके, बट दिस मूवी हैड दैट डेप्थ इन द कैरेक्टर्स। ऐसे नहीं कि सिर्फ रेफरेंस के लिए ला दिया, बट एवरी लाइन दे सेड हैड दैट इम्पैक्ट। एंड जिनको पता है कि जिनको कॉन्टेक्स्ट है कि क्या चल रहा है एक्चुअली, देन इट वॉज अ ट्रीट टू योर आइज एंड योर ईयर्स। क्योंकि जिस इम्पैसिस और जिस इम्पैक्ट के साथ एक्टर्स भी परफॉर्म कर रहे थे, वो सिंसियरिटी दिख के आते हैं कि दे आर नॉट जस्ट यूजिंग देयर स्टारडम टू जस्ट हैव
just for the sake of being a part of the movie, but rather giving life to the characters, that I would say. जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर रिवील करते हैं कि the ill thoughts he had, okay, and जब ऑडियंस को पता चलता है कि okay, so this guy was actually with Oppenheimer all along, but with not so good intentions, and that reveal, and उसके बाद फिर जो गिल्ट निकल के आता है, एंड जिस तरह से आइंस्टाइन के सीन्स को टीच किया है, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट डिड ओपनहाइमर सेड टू आइंस्टाइन, ओके, एंड फिर उसके अराउंड जो मिस्ट्री क्रिएट की गई कि व्हाट एक्चुअली ही सेड, देन लेवी स्ट्रॉस हैविंग हिज डाउट, एंड देन फाइनली रिवीलिंग द आंसर एंड कट. Oh my god, that was such an epic climax of the movie, I would say. Also I would like to add कि मतलब मूवी में जो एक पोएटिक जस्टिस किया है ना, लाइक स्टार्टिंग का सीन देखो तो वो एक पडल में ड्रॉप्स गिर रहे होते और वो ड्रॉप्स जो रिपल बना रहे थे, और एंडिंग में उसी चीज़ को न्यूक के फॉर्म में दिखाया कि न्यूक्स अर्थ पे गिर रहे हैं और उसकी वजह से वो पडल्स बन रहे हैं, रिपल्स बन रहे, सॉरी पडल नहीं, रिपल्स बन रहे. तो वो पैरेलल बहुत सही लगा मेरे को. But you know, the Christopher Nolan angle to this movie made justice to what it was. I mean, the sincerity at which the movie was executed actually was what world needed to see. कि जब हम nukes casually बोल देते हैं तो वो चीज़ के बारे में जो डेप्थ होती है, that we got to explore, and that was the beauty of the movie. मूवी के सबसे पहले तो मेरे 20 मिनट छूट गए, तो वो कहना पड़ेगा कि यार मैंने वो मूवी का मसाला मिस कर दिया. बट इतना कुछ इस मूवी के बारे में पढ़ा है, इतना कुछ मतलब स्टडी किया है, इतना इस मूवी से पहले मैंने एक मूवी देखी और एक और मूवी देखने वाला था, बट वो मुझे मिली नहीं. सो वो सारी मूवीज़ के बारे में मैं अभी बताऊंगा. डॉक्यूमेंट्रीज देखी, जो भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उनके बारे में पढ़ा, जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं थे जिनकी वजह से सारी कानाकांडी जितनी भी हुई थी उनके बारे में पढ़ा. द मिस्ट्री बिहाइंड देम, द ट्रू क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव्स बिहाइंड द मैन हु बिकेम द डेंजरस मैन ऑन द प्लैनेट इन वर्ल्ड वॉर 2, वर्नर हाइजेनबर्ग. उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी. इतना कुछ पढ़ने के बाद जब मैंने ये मूवी देखी, भाई साहब, I was watching every thought, every word I have read, I have watched. वो सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था. लाइक स्मॉल डिटेल्स, लाइक कि रिचर्ड फाइनमैन बता रहे कि मैं अकेला बंदा हूँ जिसने नेकेड आइज से ट्रिनिटी टेस्ट को होते देखा है. मतलब सबने ग्लासेस लगाए थे. इफ यू वुड हैव नोटिस्ड कि सबने ग्लासेस लगाए थे, बट फाइनमैन रिजेक्टेड द ग्लासेस बिकॉज ही सेड कि मुझे अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्शन चाहिए, बस वो मेरे को मिल जाएगी, मैं इसको नेकेड आइज से देखूंगा. तो वो फाइनमैन ने खुद रिवील किया था, खुद के रिविलेशंस थे, वो डिटेल. उसके बाद हांस बेथे के बारे में बताया, टेलर के बारे में. इफ यू गाइस फॉलो रोजेंडर, सो मूवी आने से कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट क्लिप अपने इंटरव्यू से निकाला था, which was of Dr. R. Rajaraman. So he was one of the student of Hans Bethe. So now everybody know who Hans Bethe is. He's one of the member of Manhattan Project or at Los Alamos. तो उनकी बताई स्टोरीज की एक एक चीज मतलब ऐसे मेरे सामने हो रही थी कि Bethe never wanted to make an hydrogen bomb, but Taylor strongly wanted to make an hydrogen bomb. Why Taylor wanted Szilard का एंगल, भाई Szilard का एंगल देख के मतलब मेरा दिमाग उड़ गया. क्यों? क्योंकि Szilard के नाम का मेडल जो है आर राजारामन सर को मिला है, which is on nuclear disarmament. जब वो टर्म भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तब वो Szilard जो है वो ये काम कर रहे थे कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का एक प्रोसेस होना चाहिए कि किसी पे आर्म्स की तरह उसको यूज नहीं किया जाना चाहिए, न्यूक्स को. तो ये सारी डिटेल्स जब मेरे आंखों के सामने थी ना, सही बता रहा हूँ भाई, मैं आप लोगों को पता नहीं, आप लोग मुझसे राय लेके प्लीज मूवी देखने मत जाना. बहुत बाइस आदमी हूँ मैं, बहुत ज्यादा बाइस आदमी हूँ. तो ये सब चीजें जब मेरे सामने हो रही थी तो भाई मजा आ गया. मतलब मैं खुद भी मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था, खुद भी मैं एंजॉय कर रहा था. मेरा दोस्त मेरे से पूछ रहा था, मैंने उसको भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई.
रॉबर्ट ओपनहाइमर को छोड़ के मैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानता था, जो चीज़ें मतलब जो एक्सपेरिमेंट के से रिलेटेड डिटेल्स थी, वो काफ़ी मज़ा आया मुझे मूवी देखने। लाइक इट वाज वन ऑफ मतलब लाइफ में एक बार काइंड ऑफ एक्सपीरियंस किस कह सकते हो, वो मज़ा आया मुझे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड हिस्ट्री, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हल्का फुल्का साइंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंस रिलेटेड स्टफ आपको मिलने नहीं वाला इस मूवी में। इसमें साइंस का मैनेजमेंट आपको दिखाई देगा। दिस कैन बी डन एंड वाई लॉस एलमॉस जो है वो इतना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। एंड एक चीज़ अभी भी समझ आती है कि वाई अमेरिका कीप सीक्रेट टू द वर्ल्ड, क्योंकि अमेरिकन्स के साथ भी वो इन्फिल्ट्रेशन वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पहले हुई। सो नाउ दे आर मोर कॉशियस अबाउट एनी ऑफ देयर प्रोजेक्ट। सो वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। भाई मेरे को तो बहुत मज़ा आया। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं दोबारा जा सकता हूँ इस मूवी को देखने, चाहे आईमैक्स पर जाना हो या फिर किसी नॉर्मल स्क्रीन पर जाना हो, मैं दोबारा जा सकता हूँ इस मूवी को 100% देखने। या तो काफ़ी मैं अग्री करता हूँ बहुत सारी चीज़ों से शिवा भाई ने कही, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इसकी स्टार्टिंग में सिर्फ फ्यूजन आता है टेक्स्ट में लिखा हुआ, बाद में नो टेक्स्ट, कौन सी ईयर में चल रही टाइमलाइन नो क्लू। मतलब जो चीज़ें हो रही है उसकी इस पे से यू हैव टू फिगर आउट कि हम किस टाइमलाइन में प्रेजेंट है। सो जो मिक्स एंड मैच था, तीन चीजें चल रही थी मतलब मूवी में, वो समझने में मतलब तुम्हें आधी मूवी निकल जाती है कि तीन टाइमलाइन है। एक एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं, एक ओपनहाइमर पे इंक्वायरी बैठी हुई है, और एक ओपनहाइमर पे इंक्वायरी बिठाने वाले पे इंक्वायरी बैठी हुई। या मतलब लाइक द थिंग हैज हैपेंड, द टाइमलाइन बिफोर द टेस्ट एंड द टाइमलाइन आफ्टर द टेस्ट। एंड मेरे को एक चीज़ नोटिस हुई कि जो मतलब मेरे जिनके साथ में मूवी देखने गया था, आई थिंक कि जो मेजर क्रक्स था मूवी का पॉलिटिकल ड्रामा की कैसे चीज़ें टर्न आउट हुआ एंड कैसे कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में शिफ्ट आना शुरू हुआ। ओके सो जो वो एक्चुअल चीज़ थी मूवी की वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है अगर हम लैटर हाफ की बात करें आफ्टर इंटरवेंशन, मतलब ट्रिनिटी टेस्ट होने के बाद। बट एट टाइम्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गया है, आई थिंक सो। एंड दैट्स वाई जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है मूवी में, दे माइट फाइंड इट बोरिंग, आई थिंक सो। मतलब वो वाला पार्ट, मतलब जब ये ना पता है क्या होना था उन लोगों के लिए, ऑल्दो ये लोग ये चीज़ दिखाई नहीं जा सकती थी, बट या तो इफेक्ट या तो आफ्टरमैथ जो हिरोशिमा और नागासाकी का हुआ था, सो दैट कुड बी, मतलब कि वो एक ऐसा फैक्टर हो सकता था जो सेकेंड हाफ में लोगों को बांध के रखता। correct, but actually that was thing like it was for the audience to take out of it। क्योंकि अगर हम बात करें ओपनहाइमर की, तो ओपनहाइमर वाज फर्स्ट प्रो बॉम्बिंग कि हाँ बॉम्ब करना चाहिए। बट जब इंक्वायरी बैठते हैं देन ही इज इन दिस टर्मोइल यूजर, उसे पता ही नहीं कि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करें एंड वाई। सो लाइक इट्स लाइक कि जो कमिटी है, कमिटी इज मेड फॉर द पर्पस टू मेक ओपनहाइमर फील गिल्टी अबाउट हिमसेल्फ, अगर हम वो ट्रांजिशन देखें तो। एंड जब उसे पता चलता है कि बॉम्बिंग्स हैव हैपेंड एंड इट्स ड्रास्टिक एंड इट्स नॉट गुड अगर हम बात करें, एंड जब वो एक्चुअल गिल्ट में माननी पड़ेगी कि ओपनहाइमर या किसी भी साइंटिस्ट को खुद नहीं पता था कि रेडिएशन इफेक्ट से इतने सारे लोग मरेंगे। करेक्ट, बट आई गेस जब ओके आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जब रेडिएशन का इन्वेंशन हुआ था मैरी क्यूरी ने किया था, आई थिंक शी डाइड ऑफ द रेडिएशन पॉइजनिंग, राइट? नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रेडिएशन पॉइजनिंग होगा बट उसका इफेक्ट इतना लंबा रहेगा, ओके ये हाँ, प्रेडिक्ट नहीं किया था। ओह अच्छा, राइट। एंड आपको पता है कि ट्रिनिटी टेस्ट वाज आल्सो इन सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल, बट इट वाज कोडक हु फाउंड इट आउट। कोडक पता है ना, जो कैमरा की कैमरा का जो कंपनी है, यस जो कोडक रील बनाती थी शायद रील ना? बनाती है, राइट नॉट इंस्टाग्राम वाली, कैमरा वाली रील। कैमरा रील्स, ब्लैक एंड yes. व्हाइट रील्स। सो वेरिटेसियम की एक वीडियो है उसके ऊपर कि हाउ दे फाउंड आउट ट्रिनिटी टेस्ट एंड विच इवेंचुअली केम आउट टू द वर्ल्ड। सो इट्स लाइक कि जो ये थी ना फिल्म होती थी, वो रेडिएशन की वजह से उसमें स्पॉट्स आ रहे थे उस रील में, एंड कोडक वाज कंफ्यूज्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है। दे फाउंड आउट कि व्हेन जो रील थी उस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, इट वाज अराउंड दैट, इट गोज समथिंग लाइक दैट, एंड दैट वाज द रीज़न, मतलब जिसकी वजह से पता चला कि ट्रिनिटी टेस्ट एक्चुअली हुए थे।
So that's again one more amazing thing. क्योंकि as suggested in the movie, just 22 or 25 people knew about the actual test. ये एंड देन उसके बाद आर्म्स रेस के बारे में जैसा ओपनहाइमर ने बोला था वो स्टार्ट भी हो गई थी, न्यूक्लियर टेस्ट मतलब स्टार्ट हो गए थे रशियंस ने अपने टेस्ट स्टार्ट किए थे लाइक जार पे जाके चीजें खत्म हुई थी जब वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग जब हुई थी. जो लास्ट शॉट है मूवी का इट्स एब्स्ट्रैक्टेड राइट लाइक व्हाट ओपनहाइमर थिंक ही हैज डन. मेरे को एक्चुअल में याद नहीं आया लास्ट शॉट क्या है. Last shot is like कि zoomed out shot of the earth and the nukes एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है. Correct. मतलब that's the possibility which might happen, but by the God's grace or by the irony is कि मेरे थिएटर में एक ऐसी मूवी का ट्रेलर चला था कि जिसमें वो लोग कोई मिशन टाइप मूवी थी. सो उसमें ये बताया गया कि हमारी एक गलती से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है. और ये इंटरवल के ब्रेक के बीच में वो लोगों ने ऐड दिखाया था. सही लाइक मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है. लास्ट में जब वो सीन आया ना जब मैंने कि ये क्या चल रहा है भाई. वो काफी मतलब लाइक वी हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स. ये काफी एक इम्पैक्ट निकल के आता है कि सही है. But you know, by the good interest of all the countries, like nothing that has happened. But we can't rule out the possibility that this might never happen. So वो एक चीज़ है जो होते हैं. And सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी, सबसे फनी चीज़ मुझे लगी कि जब भी ओपनहाइमर स्मोक कर रहे थे व्हाइट बॉक्स में स्मोकिंग किल्स आ रहा था टॉप राइट कॉर्नर पे. This was a movie of atomic bomb. Like how why? I mean that's the point of least concern. जैसे स्टैंड अप में बोला था कि in this there was a going war. Cigarette is like green tea. It's like green tea. Green tea, yeah, मतलब it is the safest thing. But एक चीज है कि ओपनहाइमर के बारे में तो काफी सारी बातें हो गई. Let's talk about Heisenberg. The man due to which कह सकते हो कि जिस बंदे की डिसीजन की वजह से अमेरिकन्स ने बॉम्ब बनाना स्टार्ट किया एट द फर्स्ट प्लेस. सो व्हाट वाज द डिसीजन? द डिसीजन वाज टू बी इन जर्मनी, टू स्टे देयर. सो दैट मैन हैड द पोटेंशियल टू मेक एन एटॉमिक बॉम्ब. तो उनके बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज हैं कि जर्मनी को बॉम्ब बनाने के लिए उकसाया भी उन्होंने ही और बॉम्ब ना बनाने देने के पीछे भी वही आदमी थे. लाइक देयर आर क्रेजी थ्योरीज अबाउट हिम कि बॉम्ब बनाने भी नहीं दिया एंड बॉम्ब को मतलब बनाने की डायरेक्टर भी वही थे, हाइजेनबर्ग. सो व्हाट हैपेंड वाज कि ही वाज trying to make reactors. So on 23rd July 1942 there was a blast in his laboratory. तो वो न्यूज़ जब बर्स्ट हुई तो तब इन लोगों ने ओपनहाइमर वगैरह ने क्या किया था कि हम अब वो क्या नाम है अपना एटॉमिक बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट जो है और फास्ट कर देंगे क्योंकि जो जर्मन्स हैं वो और ज़्यादा करीब आ गए हैं बॉम्ब बनाने के. वो तो एंड ऑफ द ईयर तक बॉम्ब बना लेंगे, तब हम क्या करेंगे. तो ये चीज़ हुई थी. और हाइजेनबर्ग के बारे में काफ़ी सारी बातें होती, काफ़ी सारी बातें कि हाइजेनबर्ग को लोग ये कहते हैं कि हाइजेनबर्ग को पता ही नहीं था बॉम्ब कैसे बनाते हैं. और कुछ लोग फिर ये कहते हैं कि जिस दिन एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था उस दिन स्टूडेंट ने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है. वो तो हाइजेनबर्ग कहते हैं कि बहुत अच्छे से पॉसिबल है, तुम एक पेन और पेपर लाओ, मैं तुम्हें पूरी चीज़ समझाता हूँ. सो इट वाज दैट सिंपल फॉर हिम दैट ही कैन एक्सप्लेन द एटॉमिक बॉम्ब ऑन द पेन एंड पेपर. सो दीज वर द रिकॉर्डिंग्स, देयर आर सम रिकॉर्डिंग्स. तो क्या हुआ था कि हिटलर के मरने के बाद जब जर्मनी को वो किया गया तो डिटेन किया गया था सारे साइंटिस्ट को, वो वर्किंग ऑन द न्यूक्लियर प्रोजेक्ट. सो जहाँ इन लोगों को डिटेन किया गया था, डिटेंशन सेंटर जो था वो एक विला था. सो उसमें माइक्रोफोन्स लगाए गए थे जिसकी रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक किया गया था बाद में.
सो ये सारे मैं आर्टिकल से बोल रहा हूँ. सो आई मे बी रॉन्ग, मे नॉट बी रॉन्ग. सो वो आर्टिकल का लिंक मैं आदि को दे दूंगा. ही विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो देयर यू कैन रीड आउट कि एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं, कितने सेंटीमीटर का पोलोनियम का बॉल होना चाहिए, उसके बाद कितना यूरेनियम होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं, और क्या शेप होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हाइजनबर्ग ने बॉम्ब के फटने वाले दिन बताया था, जिस दिन न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि समथिंग लाइक दिस हैज़ हैपेंड. तो वो न्यूज़ ब्रेक हुई एंड हाइजनबर्ग ने ये चीज़ बताई कि इस तरीके से बॉम्ब को बनाया जा सकता था. तो हाइजनबर्ग ऑलरेडी न्यू. एंड देयर इज अ मूवी नेम द कैचर वाज अ स्पाई. तो अगर वो आप लोग देखते हो तो वो एक मूवी है जिसमें ये बताया गया है दैट अमेरिका डिड, मतलब कि एक उन लोगों ने कोशिश करी थी कि हम लोग हाइजनबर्ग को मार देंगे, एंड दे सेंट अ स्पाई फॉर दैट. तो उसमें क्या होता है, हाइजनबर्ग क्या रिवील करता है लास्ट में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को उस मूवी में देखने को मिलेंगी. वो एक बार आप लोग मूवी देखना. एंड एक और मूवी है कोपेनहेगन, विच वाज मीटिंग बिटवीन बोर एंड हाइजनबर्ग. तो वो लोग कोपेनहेगन में कहाँ मिले थे, क्या बात करी थी उन्होंने, वो भी मैं, एक डॉक्यूमेंट है, वो मैं आदि को दे दूंगा. एंड उस बारे में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या नहीं हुई, वो सारी बातें जो हैं बहुत रेयर फाइंड, वो मिस्टीरियस मीटिंग कही जाती है दोनों के बीच में, जिसमें कई बार ये कोट किया जाता है कि नहीं, हाइजनबर्ग ने बातों बातों में बोर को बताया था कि मैं कभी जर्मनी विल नेवर बी एंड कुड नेवर बी एबल टू मेक द न्यूक्लियर बॉम्ब एज, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ऐसा नहीं होगा. तो ऐसी चीज़ें मतलब कुछ कही गई थी जो कि वही है कि फैक्चुअल स्टेटमेंट इन चीज़ों की अभी बहुत कम है. तो एक यूनिवर्सिटी का जो एक आर्टिकल है वो मैं शेयर करूँगा, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं. एंड देन यू गाइस डिसाइड कि क्या हमें इस बात पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि द वर्ल्ड्स डेंजरस मैन was not even making a bomb. Just imagine the amount of destruction that was made just because कि वो आदमी बॉम्ब बना लेगा. And he was not even Hitler. He was Heisenberg. जैसे कि शिवा भैया कह रहे थे, एक जो बात जो निकल के आते हैं, इट्स मोर ऑफ लाइक कि जो सर्कमस्टांसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल थी इस चीज़ के बारे में. लाइक जैसा कि हम कोट करते हैं, एडवर्सिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. सो जो वो फियर था अमंग द कंट्री की, अगर उसने बना लिया तो, एंड उस प्रेशर में करना, सो लाइक दैट वाज नॉट मोर ऑफ अ हिट ऑफ द मोमेंट. अगर सारी चीज़ें चिल होती तो आई डोंट थिंक इसकी कोई ज़रूरत भी पड़ती, बट इट वाज मोर ऑफ लाइक कि नेसेसिटी, या फिर बोल सकते हैं हीट ऑफ द मोमेंट जो ये चीज़ हुई है. एंड एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्वेश्चन था कि हाउ इज चेर्नोबिल डिफरेंट फ्रॉम हिरोशिमा एंड नागासाकी. वही कह रहे हो ना कि हिरोशिमा में अभी तक लोग जो हैं वो अब बस चुके हैं, वहाँ पर लोग हैं हिरोशिमा में. यस, बट चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर डिजास्टर्स हुए हैं वहाँ पर लोग नहीं हैं, बट जो न्यूक्लियर अटैक्स हुए हैं वहाँ पर लोग हैं. सो हाउ इज इट पॉसिबल? करेक्ट, इट्स पॉसिबल बिकॉज जब एक्सप्लोजन होता है तब काफ़ी जो मोस्ट ऑफ द ये होता है प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम, जो भी रेडिएक्टिव मटेरियल होता है, वो सारा डिके हो जाता है. एंड उसके बाद फिर हिरोशिमा और नागासाकी बोथ केसेस में टाइफून आया था. टाइफून की वजह से भी रेडिएशन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे. सो रेडिएक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा घट गई. बट कंपेयर टू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स डिफरेंटली, बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है. एग्जैक्टली. एंड जो रेडिएक्टिव मटेरियल होता है, इट डजंट एक्चुअली डीके कम्प्लीटली, इट रादर रिटेन्स इन द सॉइल और इन द सराउंडिंग. सो दैट्स वाई रेडिएशन लेवल सिग्निफिकेंटली ड्रॉप नहीं हुए हैं अभी भी चेर्नोबिल में. सो दैट्स द थिंग. बट हाँ, एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूँगा भाई, चेर्नोबिल भी देखो यार.
अगर तुम्हें ओपनहाइमर पसंद आई है तो चेर्नोबिल देख, तुम्हें और ज़्यादा चीज़ें पता लगेंगी। और क्या एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर की डेफिनेशन होती है, वो जापान ने 2 डिज़ास्टर्स को देखे हैं। एक तो न्यूक्लियर जो उन पे वेपन यूज़ किया गया था, एंड देन एक फुकुशिमा आइलैंड पर एक जो डिज़ास्टर हुआ था। सो बोथ द डिज़ास्टर्स आर समथिंग कि जापान को काफ़ी कुछ पता है न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स के बारे में। ये कह सकते हैं हम लोग कि जापान अब शायद उनको ये भी है कि उनके पास रेजिस्टेंस भी अब शायद उन्होंने डेवलप किया होगा। खैर वो सब बातें नहीं करते। लेट्स टॉक मोर अबाउट द मूवी। सो मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही मूवी थी, एंड ऐसी मूवीज और होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नोलन ने बनाई है तो ठीक है, बट और डायरेक्टर्स अगर बनाए तो रिचर्ड फाइनमैन के ऊपर एक मूवी हो सकती है, आइंस्टाइन के ऊपर एक मूवी हो सकती है। लाइक ये जो बात कही शिवा है ना, मुझे काफ़ी काफ़ी सही लगी, क्योंकि जिस तरह से साइंटिस्ट कास्ट किए ना, दे आर नॉट द साइड एक्टर्स, ओके, लाइक दे हैव देयर ओन पॉपुलैरिटी इंडिविजुअली। सो अगर अगर कोई डायरेक्टर आके उस एक्टर को पकड़ के इंडिविजुअल मूवी बनाता है, देन इट विल स्टिल वर्क, बिकॉज ऑल आर लीड एक्टर्स इन अ वे और अदर। अगर हम बात करें एडवर्ड हिल की वगैरह, एडवर्ड हिल था ना वो, कौन? डेविड हिल, सॉरी, रैमी मलिक कौन था जो लास्ट में बताता है कि फाइल किसने दी थी? वो उसका नाम नहीं पता बॉस, ओके, तो मैं शक्ल से जानता हूँ उसको, मिस्टर मैं रोबोट वाला। पहचान लूँगा, अगर मेरे सामने आएंगे तो मैं पहचान लूँगा। सही सही सही, मुझे वही था। उसका स्केच बनवा सकते हो? मैं स्केच बनवा सकता हूँ। उसकी छोटे Okay. छोटे बाल थे, कोट पहनता था वो। यस यस, लाइक ये कोट पहनता था, ये तो माय गॉड, पूरे हर एक कास्ट, हर कोई पहनता था। सही है, नोलन भी सेट में कोट पहन के आता था। सही, बहुत सही। बहुत सही। वो सारी चीज़ें, मतलब कि डिटेलिंग के बारे में यार मूवी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। दैट वाज इनक्रेडिबल, करेक्ट। डिटेलिंग दैट मूवी गिव, दैट वाज इनक्रेडिबल। द मूवी सेट्स अप द बेंचमार्क कि एक डायलॉग हेवी या फिर एक हाउ अ ड्रामा कैन बी प्रेजेंटेड इन इट्स ट्रूएस्ट और द बेस्ट फॉर्म। क्योंकि अगर आप बात करें डायलॉग्स की भी, दे वर क्रिस्प, कि मतलब व्हाट, लाइक देयर वाजंट एनी use of harsh words, or let's say it was quite natural, like human like, but still it had a lot of depth behind it, कि तब कोई कैरेक्टर ये चीज़ क्यों बोल रहा है, we knew कि अच्छा इसलिए बोल रहा है। So that was amazing. एक शॉट था बोर का जिसमें वो बोलते हैं, यू हैव गिव देम द पावर टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर दैट। सो वो चीज़ एक कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट बना देती है कि why scientists like Neil Bohr and Einstein never took part in these kind of things. वो बात तो क्लियर हो गई थी, मतलब मूवी का हुक ही वो था कि what did Oppenheimer said to Einstein and Einstein got disappointed. So काफ़ी सही था वो चीज़, वो एंगल भी। सोहेल भैया आपको क्या लगता है? या आई थिंक वो एक रीज़न हमको वैसे शिवा की बात भी सही है कि हमें एक्चुअल रीज़न नहीं दिखाया गया कि बोर और आइंस्टाइन क्यों उसमें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में नहीं थे, राइट। और उस चीज़ को ना, ये मेरे को पता नहीं, शायद मेरी थ्योरी है कि मेरे को लगता है कि स्क्रिप्ट के थ्रू इसको डॉज करने की कोशिश की गई है, बिकॉज इन द स्टार्टिंग उन्होंने ही एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी कि आइंस्टाइन क्यों नहीं था प्रोजेक्ट में, देयर माइट बी सम रीज़न, राइट। बट एंड में जाके हमको एक थोड़ा सा पोएटिक रीज़न मिलता है कि इसने बोला कि पीपल विल यूज़ यू, ये करेंगे, और फिर लास्ट में तुमको एक प्रेसिडेंट के साथ एक डिनर देंगे। सो आई थिंक वो एक्चुअल रीज़न हमको इंट्रीग तो किया है, हमने पूरी मूवी देख भी ली, बट एक्चुअल रीज़न पता नहीं चला। बट रिगार्डलेस, Einstein, I will क्या नाम है, आर्ग्यू ऑन दैट कि आइंस्टाइन मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज़ को कभी करते। आई डोंट थिंक कि आइंस्टाइन क्वांटम फिजिक्स को उतना एक्सेप्ट कर पाए थे उस टाइम। हाँ करेक्ट। और वो मूवी में भी हमको दिखाया वो कॉन्फ्लिक्ट क्वांटम फिजिक्स में और आइंस्टाइन के उसमें, और फेमस डायलॉग उसका गॉड डजंट प्ले डाइस, वो भी यूज़ किया है। सो आई थिंक हाँ, मतलब एक एक आइडियोलॉजी का डिफरेंस तो दिखाया, बट एक्चुअल कॉन्क्रीट रीज़न नहीं दिया, विच इज़ ओके, क्योंकि बहुत सारे रीज़न। या एंड वन ऑफ द रीजंस वाज आल्सो कि जब ओपनहाइमर जब लेवी स्ट्रॉस बोलता है ओपनहाइमर को कि लेट मी इंट्रोड्यूस टू दिस गाय, सो फिर वो बोलता है कि आई ऑलरेडी नो हिम। सो फिर
पता चलता है कि जब ये theory of relativity डिस्कवर हुई थी, it has already been 40 years past the discovery. So काफ़ी टाइम हो चुका है आइंस्टाइन को अपना मतलब वर्क करके. सो आई बिलीव कि वो उनकी रेस्ट पोजिशन पे हो गए. ओके, सो एंड जो एडवांसमेंट तब चल रही थी, आई थिंक ही माइट नॉट बी दैट अवेयर ऑफ दैट. फेथफुल नहीं थे, बट लास्ट में फेथफुल हुए थे बिकॉज ही ट्राइड टू मेक अ यूनिफाइड फील्ड थ्योरी. यूनिफाइड थ्योरी में मतलब ये कॉस्मोलॉजी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ कैसे मिलाया जा सकता है. सो ही वाज वर्किंग ऑन दैट एंड बोस ट्राइड टू कॉन्टैक्ट हिम, बट that never happened because Einstein died in 1955 and Bose never then attempted to redo the unified field theory by himself. Bose, I hope you are getting what Bose I'm talking. Dyson Bose, Satyendra Bose, the one associated with the Bose-Einstein condensate. So वो चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें ये है कि आप अब उसको थोड़ा पढ़ना शुरू करो तो आपको थोड़ा और मज़ा आना शुरू होगा. आप अगर जितना उसको पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा तो मज़ा आना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाला मिलना शुरू होगा. थोड़ा वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री जानो, थोड़ा वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ वो जानो, वो सारी चीज़ें जानने लगोगे तो आपको और मज़ा आएगा उस चीज़ का कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे पॉसिबल है ये सारी चीज़. तो अगर हम बात करें द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, जो कि रामानुजन के ऊपर मूवी बेस्ड है, सो आप देखोगे कि हर एक साइंटिस्ट, ऑल उनका वर्क साइंस में कितना भी सिग्निफिकेंट क्यों ना हो, एट द एंड दे आर ह्यूमंस, दे हैव देयर प्रेफरेंसेस, देयर चॉइसेस, देयर बिलीव्स. देखिए अगर हम बात करें रामानुजन की तो दे आर ऑन द मोर ऑफ द स्पिरिचुअल साइड, एंड जहाँ तक हम बात करें ओपनहाइमर की भी, सॉर्ट ऑफ ही वॉज कनेक्टेड टू द लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स आई वुड यूज. एंड फिर इन द एंड एज अ ह्यूमन वो किस चीज़ को परसीव करते हैं, वो एंगल दिखाना भी काफ़ी सही था मूवी में, बिकॉज दे डिडंट, क्योंकि दे डिडंट जस्ट एक्सप्लोर हिज वर्क ऑफ साइंस बट ऑल्सो हाउ ही वॉज एज अ पर्सन. क्योंकि जब जेन टेटलॉक सुसाइड कर लेती है, फिर जाके ही इज़ मोर ट्रिगर्ड एंड ही वर्क्स मोर इंटेंसिवली ऑन द प्रोजेक्ट, इफ़ यू नोटिस द सीक्वेंस. एंड फिर जाके वो चीज़ हो जाती है, एंड देन ही रियलाइज, देन ही हैज़ दैट गिल्ट कि ओ व्हाट डिड आई जस्ट डू. ओके, दैट वाज क्वाइट ग्रेट. एंड लास्ट में जब जब लास्ट में जो सेरेमनी होती है, तब एडवर्ड टेलर आता है एंड हाथ मिलाने आता है. देन ये जो होती है उनकी वाइफ किटी, तो वो हाथ नहीं मिलाते. देट वाज क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि मतलब जो ग्रज है वो अभी तक मतलब लाइक lots of years have been passed and still वो grudge अभी भी exist कर रहा है. So that was hint to how the वो ग्रजेस इसलिए भी तो दिखाई दी है ना, वो पूरी तरह समझ आते हैं कि everybody not wanted to make that bomb. correct. और एक चीज़ ये भी थी कि जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एक कोट था कि I made it possible for him that he should be known for the Trinity, not for Hiroshima and Nagasaki. So that is what it is. That was the truth. हम ओपनहाइमर से पहले शायद जानते भी नहीं थे कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरे थे उसमें ओपनहाइमर को कुछ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए. उसमें हम बोलते थे यार अमेरिका ने किया है, अमेरिका, एंड that was world geopolitics. Correct. One of the most amazing thing is these bombs were meant for Germany. हाँ, so वो एक काफी सही टेक वही कि अगर हिटलर जल्दी उनकी मतलब उस टाइम पे उनकी डेथ नहीं हुई होती, सो मे बी एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता था. क्योंकि अगर जर्मनी पे बॉम्ब गिरता तो आई डोंट नो व्हाट रशिया कुड हैव डन. क्योंकि भले जर्मनी और रशिया वर एट अ वॉर, बट रशिया had the nukes in their hand. Russians also made the nukes. They did the nuclear test. राइट. एंड अगर आप नोटिस करो और एक सीन जब राउंड टेबल डिस्कशन होता है कि जब
आफ्टर मैच डिस्कस करते हुए, ओके, एक आई गेस इट्स इन अ रेस्टोरेंट, ओके, लाइक सब बैठे राउंड टेबल पे एंड देन डिस्कसिंग, वो वाला सीन नहीं जिसमें कि वो बुके को हटाते हैं एंड उस पर्सपेक्टिव से चीज़ें अनफोल्ड हो रही है. दैट वाज ऑल्सो नाइस, क्योंकि तब पता चलता है कि हाउ सीरियस पीपल वेयर अबाउट देयर आइडियोलॉजी, अबाउट देयर बिलीव्स, लाइक कोई कौन किस चीज को किस तरह की आइडियोलॉजी से करता है. आई थिंक दैट एक्सप्लोजन, दैट टेस्ट वाज काइंड ऑफ अ टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स द मॉडर्न वर्ल्ड, इन शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड इन अ वे. सो वो भी काफ़ी सही लगा मुझे, जो वो राउंड टेबल वाला डिस्कशन होता है, कोई चीज़ आग्री कर रहा है, फिर कोई इसके ऊपर काउंटर आग्री कर रहा है. सो दैट वाज क्वाइट नाइस टू वॉच. लाइक मेरे फोन में जो क्लिप है उसमें ओपनहाइमर इज सेइंग कि देयर शुड बी अ कमिटी, इंटरनेशनल कमिटी, जिसमें न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की बात होनी चाहिए. सो दैट इज कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट ऑफ द मूवी. यस, एंड और एक चीज़, जो गवर्निंग लोग थे वहाँ पे, वो जिस तरह से बोलते हैं कि एक डायलॉग है उसमें कि वो बोलते हैं कि यू विल बी यूजफुल फॉर देम, फिर वो बोलता है अनटिल आई एम नॉट. और एक चीज और होती है कि ओपनहाइमर को ये भी बोला जाता है अपने फ्रेंड के द्वारा कि बी योरसेल्फ, डोंट बी व्हाट यू आर ट्राइंग टू बी, डोंट ट्राई टू बी अ क्या नाम है मिलिट्री पर्सन, यू आर अ साइंटिस्ट, बिहेव. या वो जब वो यूनिफॉर्म पहन के आता है, यस यस, जैसा वो भी काफ़ी नाइस था, लाइक ही इज ऑल एक्साइटेड एंड बीइंग लाइक डूइंग फॉर द नेशन. मस्त यूनिफॉर्म पहन के आता है. दैट वाज ग्रेट टू वॉच. एंड फिर जाके वो हैट पहनते हैं एंड देन दैट वाज गुड. ओपनहाइमर हाइजेनबर्ग मीट के बारे में किसको पता है? फ्रॉम देयर द आइडिया ऑफ न्यूक्स came. कि Heisenberg came to America or like for a conference or something जहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात हो रही थी, and Oppenheimer was very much influenced by Heisenberg and his work. तो वो लोग दोनों बात कर रहे थे, तो बातों बातों में ओपनहाइमर ने बोल दिया कि आप रुक जाओ यहाँ पे, हम क्या करोगे वहाँ जाके जर्मनी में, आप वर्ल्ड को बचाने में, वर्ल्ड को हिटलर से बचाने में मदद करो. तो हाइजेनबर्ग तिल मिला दे कि मेरी कंट्री के बारे में ऐसा ना बोलो भैया, हमारी कंट्री है. तो फिर वो चले गए. तो दैट मेड हिम द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मैन. कि ओपनहाइमर ने बाद में बताया, फिर आइंस्टाइन को बताया था कि ऐसी चीज़ पॉसिबल है. तब आइंस्टाइन ने रोजवेल्ट को लेटर लिखा था, भैया ये बात हो चल रही है, क्योंकि ओपनहाइमर को तो तब कोई सुनता नहीं ना. करेक्ट. एंड हाँ, और एक चीज़ इसके ऊपर ही मैं बात कर रहा था कि चांसेस आर नियर ज़रूर, ये वाली स्टेटमेंट थी. लाइक देयर वाज अ रिस्क, मतलब एक मन में था कि देयर वुड बी अ थिन पॉसिबिलिटी कि वी वुड ट्रिगर चेन रिएक्शन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड अल्टीमेटली विच विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस अर्थ इटसेल्फ. लेकिन उस वक्त था ना, चांसेस आर नियर ज़ीरो, सो दे वर रेडी टू टेक द चांस बिकॉज द सर्कमस्टेंसेस वेयर दैट वे, कि वैसे भी मरने वाले, सो व्हाई नॉट ट्राई दिस आउट इफ यू आर गेटिंग, मतलब वहाँ पे उस वक्त रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा. यार अभी के टाइम पे ना मुझे लगता है आदि कि अभी के टाइम पे उस समय की आइडियोलॉजी को सोच पाना बहुत टफ होगा. लाइक कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं भी कर पाएंगे. कुछ लोग अभी देखो, करंट आइडियोलॉजी से, करंट सिनेरियो से तुम पास्ट की आइडियोलॉजीज को और फ्यूचर की आने वाली आइडियोलॉजीज को नहीं डिफ्यूज कर सकते. क्योंकि क्या ओपनहाइमर के दिमाग में रहा होगा, क्या जापान को के साथ जो हुआ, अब उसके बारे में मैंने पता करने की कोशिश की थी कि वॉज देयर अ स्टेटमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट ऑन व्हाटएवर हैपेंड इन जापान. सो I was not able to find any statement of Indian scientists. Why? Because many people told me कि सेम टाइम पे जापान ने इंडिया को भी अटैक किया था, जिसमें कोलकाता को उन्होंने अटैक किया था, और इसीलिए जापानीज के खिलाफ जो है थोड़े ग्रजेस थे इंडिया. सो दैट्स व्हाई नोबडी फाइट दैट मच अबाउट द जापानीज, या फिर कह सकते हो कि nobody gave that much attention on that thing. क्योंकि आफ्टर मैथ तो किसी को भी उतने पता नहीं थे कि इतने ज़्यादा आफ्टर मैथ होंगे. उन्हें पता है एक बॉम्ब गिरा है जापानीज पे, तो वो, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एकदम ही डिसहार्टेड लोग थे, एकदम ही पत्थर दिल लोग थे,
इंडियंस उस टाइम के, बट ऐसा नहीं था. वी वर ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर आवर इंडिपेंडेंस, विच वॉज 2 years एट दैट टाइम. ये 45 में हुआ था 6 अगस्त को, एंड वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 47. सो अभी भी हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे. हमारे सोल्जर्स वर इन, क्या नाम है, वो जो वॉर जोन में जा रहे थे वो लोग, इन World War II में उन्होंने लड़ाई करी थी, जबकि पार्ट लिया था World War II में. वो सारी चीज़ें हो रही थी. सो एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इंडियंस का क्या स्टैंड था. एंड मैं शायद इनिशियल बात बोल चुका हूँ कि जो मैं बोल रहा था. अगर हम बात करें अभी की दिन, अभी वी हैव न्यू चैलेंज, लाइक वी हैव artificial intelligence, we have technology that can fake our voices, fake our facial movements, and it's surprisingly good कि human eyes can't detect at the first glance. So it's getting better and better with as the time is passing. So challenges तभी भी थे, अभी भी है, and new challenges जैसे अभी ये challenges emerge होना शुरू करेंगे, उसके साथ साथ काउंटर जो उसके होगा, that would be the priority of our time. So the point I'm trying to say is कि जो हिस्ट्री में मिस्टेक्स हुए हैं उससे कुछ सीखे कि लाइक हाउ द थिंग्स वेर डील्ड. जैसे कि और एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है कि जो ओजोन लेयर का था, जैसे कि ओजोन लेयर में अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा होल हो गया था, ओके, एंड नासा वॉज अनअवेयर ऑफ इट, मतलब उसने उसे लुक डाउन कर दिया था कि ये ऐसे होल वगैरह एग्जिस्ट करता है. इट वॉज वन साइंटिस्ट जिसने 3 साल कंटिन्यूसली रीडिंग्स लिए अंटार्कटिका से, एंड ही वॉज सरप्राइज्ड. एट फर्स्ट ही थॉट दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ हिज स्पेक्ट्रोमीटर, जिसकी वजह से रीडिंग रॉन्ग आ रही है. देन द नेक्स्ट ईयर ही ब्रॉट द अनदर डिवाइस, ही गॉट द सेम रिजल्ट कि जो रेडिएशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पाइक है, ओके. फिर थर्ड अटेम्प्ट में उसने क्या किया कि वही स्पेक्ट्रोमीटर लाया एंड ही टुक द रीडिंग फ्रॉम अदर लोकेशन, एंड देयर ही कन्फर्म कि ओके सो एक्चुअली देयर एग्जिस्ट होल. एंड जब ये फिर 3 सालों बाद जब उन साइंटिस्ट ने नासा से कांटेक्ट किया, एंड दे एक्चुअली वेंट थ्रू द आर्काइव्स ऑफ द सैटेलाइट इमेजेस, उन्होंने देखा कि यार सच में बहुत बड़ा होल है, एंड थिंग्स आर लाइक सो सीरियस, ओके. लाइक फिर immediately all the nations came together, signed कि CFC बंद करना है, and it actually happened कि CFC like almost Earth से eliminate कर दे. So it's almost negligible, and we are seeing the positive outcomes of it also. Previously it was expected कि अगर वो continue रहा then by 2050 मतलब जो भी current temperature है, average temperature of Earth, it would have been plus 2.5 degrees. तो plus 2.5 degrees बोलने में काफ़ी कम लगता है, but it's quite अगर तुम नॉर्मल कंडीशंस को अगर तुम समुद्र के पानी से जोड़ दो, काफ़ी सारी और चीज़ों से जोड़ दो, तो अर्थ के टेम्परेचर से अगर वो चीज़ें अगर तुम 2 डिग्री 1 डिग्री का भी अगर तुम वो करते हो तो एक्वेटिक लाइफ पूरा तुम्हारा चेंज हो जाएगा, चेंज ही आ जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा. एग्जैक्टली, सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, वो चीज़ है. बट क्योंकि कंट्री साथ में आई थी, उन्होंने साइन किया कि CFC को हटाना है, and everyone agreed, like each and every country agreed and signed the paper कि नहीं CFC बंद करना है, and we were able to control the danger that was coming towards us at a very surprising rate, because क्योंकि जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, chances are that we might be living in a totally different type of room or maybe different weather in a way. So ये भी एक चीज़ आती है कि पॉजिटिव्स भी थे मूवी में अगर आप देखा जाए तो, लाइक किस तरह से ओपनहाइमर वेंट फ्रॉम प्रो बॉम्बिंग टू की बॉम्बिंग के खिलाफ, की जो AEC है उससे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल है, एंड जो एटॉमिक एज अ वेपन को या फिर एटॉमिक एज अ एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में रखा है. क्योंकि जस्ट साइंटिस्ट नो द सीरियसनेस कि ये क्या रिप्रिकॉशंस ला सकता है एज कम्पेयर टू अ पॉलिटिशियन. तो अब हमें क्लोजिंग रिमार्क्स ले लेने चाहिए ऑन द मूवी. सो सबसे पहले सोहेल भाई, वुड यू रिकमेंड दिस मूवी टू द ऑडियंस? हाँ, for sure. I mean, this is something really new in terms of representation. तो
इस स्केल में आई डोंट थिंक रिप्रेजेंटेशन पहले हुआ होगा. साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ. और द क्वालिटी दैट इट डिजर्व्स. आई मीन ऑब्वियसली IMAX प्रिंट पे जो किया है एंड नई इनोवेशंस हुए IMAX पे, तो आई थिंक या फॉर श्योर, चाहे आप साइंस जानते हो या नहीं जानते, फॉलो करते हो या नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स अ जनरल मूवी जो आपको एक कहानी बता रही है, आपको एक जियो पॉलिटिक्स बता रही है, आपको एक कार्टून ड्रामा दिखा रही है और एक हिस्ट्री प्रेजेंट कर रही है. सो इट्स मोर ऑफ अ हिस्टोरिकल मूवी रादर देन अ साइंटिफिक मूवी. मैंने सुना है कि काफ़ी लोग ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस, इसलिए मैं ये मूवी नहीं देख रहा हूँ. सो इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू लाइक साइंस और नॉट, वेदर यू नो इट और नॉट, ये मूवी फॉर श्योर आपको देखनी चाहिए. यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट. तो मैं तो रिकमेंड करूँगा फॉर श्योर. आदि या अगर मैं कहूँ उससे तो मैं कहूँगा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर अटेम्प्ट्स ऑफ मूवी मेकिंग. काफ़ी चीज़ों को काफ़ी रिसर्च एंड वेल रिटन मैं कहूँगा, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर चीज़ें नहीं हो रही थी. लाइक दे वेर क्वाइट कंसाइज, और फिर भी मूवी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी. ये काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, बट एट द सेम टाइम जो मूवी का क्रक्स है, इट इज़ सक्सेसफुल इन कन्वेइंग द ऑडियंस की वॉट एक्चुअली meant by creating an atomic bomb, and also the aftermath of it. And the movie didn't stop at just making one, but also gave a quite long enough glance at the aftermath also. So that was quite great to watch. नाइस नाइस नाइस. मैं बस इतना कहूँगा यार, अगर तुम्हें मूवी इंजॉय करनी है तो 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज देख लेना. एक अभी तुम्हारे हवेरिटी सिम ने एक वीडियो डाला था ओपनहाइमर के बारे में, सो वो देख लेना. अगर तुम मूवी को सच में समझना चाहते हो तो वो देख लेना. रिचर्ड फाइनमैन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, वो देख सकते हो तुम, जिसमें उन्होंने अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं. एंड वाई ही वॉज लाइक he got depression after the bombing of on Japan, because his wife also died before the project was over. तो वो सारी चीज़ें मतलब उनको काफ़ी डार्कनेस में लेके चली गई थी रिचर्ड फाइनमैन को. एंड रिचर्ड फाइनमैन की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो. एंड देन आई रिकमेंड द कैचर वॉज अ स्पाई मूवी, वो तुम लोग देख लेना. सेम चीज़ बोलूँगा भाई, ओपनहाइमर की तरह साइंस के लिए मत जाना उस मूवी में. वो मूवी भी एक ऐसा ड्रामा है कि मतलब मिलिट्री ड्रामा टाइप है, कि एक मिलिट्री पर्सन को एक टास्क दिया गया है, तो वो उसके पर्सपेक्टिव से है पूरी मूवी, हाइजनबर्ग के पर्सपेक्टिव से नहीं है. एंड हाइजनबर्ग किसने प्ले किया है? जिन्होंने शज़ाम में डॉक्टर सिवाना प्ले किया है ना, उन्होंने हाइजनबर्ग को प्ले किया है. तो वो चीज़ प्ले हुई है. एंड एक नेट जियो की शायद डॉक्यूमेंट्री है ऑन द मेकिंग ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब, तो जिसमें हाइजेनबर्ग और वो दोनों के बारे में बताया जाता है. सो वो 2-3 चीज़ें, अगर आप लोग, मतलब डरा नहीं रहा हूँ यार कि इतना सब कुछ देखना पड़ेगा, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लिटरली इंजॉय करना चाहते हो तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप देख के जाओगे तो आप और मूवी को अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे. क्योंकि भाई टिकट बहुत ज़्यादा महंगा है, तो अगर थोड़ा पढ़ के जाओगे तो मजा आएगा. ठीक है, क्योंकि लास्ट डे तक भी टिकट भाई 500 रुपए का सबसे सस्ता टिकट है. सबसे सस्ता टिकट जानते हो? नहीं यार, ये क्या 500 रुपए में सस्ता थोड़ी होता है. मेरे को सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि बाकी सोहेल भाई एक चीज है कि जहाँ मैं अभी देखने गया था विशाल पे, अच्छा है. वी कैन लाइक गो देयर. मैं वही बोल रहा था एक्चुअली कि द मूवी वॉज मार्केटेड फॉर इट्स विजुअल्स इन अ वे, सबकॉन्शियसली, मतलब लाइक किसी विजुअल्स हो गया, बट द मूवी डिड इवन बेटर विथ इट्स साउंड डिजाइन. लाइक आई हैड मल्टीपल गूज़बम्प्स मोमेंट्स कि यार मजा आ गया. अच्छा, एटॉमिक बॉम्ब जब फटा था वो ओपनहाइमर की सांसों की आवाज दी गई थी, यस, है ना? कार चल रही है और बहुत बाद में मुझे समझ आया, अच्छा साउंड और लाइट की स्पीड का मामला रखा गया है यहाँ पे. करेक्ट, तो काफी ज्यादा डिस्टेंस से था. वो काफी ज्यादा डिस्टेंस से था. एंड जो छोटे मोटे एक्सप्लोजन थे ना, जो बीच में टेस्टिंग के लिए यूज किए थे एक्सप्लोजन, उसमें भी काफी हल्का सा डिले था. एंड इट आई थिंक इट वाज बिकॉज टू कन्वे कि एक्चुअली द एक्सप्लोजन जिस एक्सप्लोजन और जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब ओवर 1 किलोमीटर और सो, और वो एक फ्रेम में दिखाना है. देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट? मतलब एक्सप्लोजन दिखने में छोटा दिख रहा है, बट ऑल्सो वी आर लुकिंग इट फ्रॉम अ किलोमीटर अवे. सो ये भी एक चीज़ आती है, क्योंकि पहले वो येलो कलर का लाइट दिखता है, एंड जस्ट आफ्टर 1.5 सेकंड और सो वी गेट टू हियर द मैं एक चीज से डिसअपॉइंट था यार, मशरूम क्लाउड उतना अच्छे से नहीं दिखाया इन लोगों ने, है ना सोहेल भाई?
मशरूम mean, क्लाउड को और मैं- अच्छे से दिखाना वो न्यूक के विजुअल से तो मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ ऑनेस्टली, अगर मैं बताऊँ तो। मतलब वो Trinity थोड़ा Days के। डिसअपॉइंटिंग था। हाँ, बिकॉज जो रियल पिक्चर्स है ना कि वो मशरूम हाँ। क्लाउड जो बनता है, दैट्स द कहना नहीं चाहिए बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट न्यू टेस्टिंग, कि वो मशरूम क्लाउड इस पहचान ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। फिर तो वही है कि मैं उस चीज को देखना चाहता था। वो नोलन भैया कहाँ बम फोड़े हो तुम? I mean, I think we are all anticipating the upper shot of the explosion, I think, and we got to see the explosion from the side. So maybe that's why हमारे anticipations और जो हमें देखने को मिला, they are not हाँ। matching. But again, the movie did what it wanted to show. ये भी था ना कि ये पूरी मूवी लाइक लिखी गई थी फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में। इसकी एक स्क्रिप्ट की कॉपी भी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसको पढ़ोगे ना तो इट्स लाइक ऐसा नहीं लिखा कि ओपनहाइमर क्लोज्ड हिज आईज एंड ही सॉ, इट्स लाइक आई क्लोज माय आईज एंड आई सी अ puddle ऑफ वाटर। तो स्टोरी फर्स्ट पर्सन व्यू में लिखे, सो इट्स मोर लाइक कि एक्सप्लोजन कैसा हुआ था वो नहीं, बट How we ओपनहाइमर saw. क्या विजुलाइज कर रहा था उस एक्सप्लोजन में, क्या डिराइव कर रहा था उससे कि ये Correct. डिस्ट्रक्शन है, ये फिजन हो रहा है, यहाँ पे स्पार्क्स निकल रहे हैं, वो सारी And वो चीजें मूवी में बीच में दिखाई गई है, जब वो एक्सप्लेन करते हैं एंड बीच में विजुअल्स आ रहे हैं वीडियो में तेरे के, हाँ। they were so good. फॉर एग्जाम्पल जब आइंस्टाइन से वो बात करता है लेक साइड और उसको Correct. वहां पे न्यूक होता हुआ दिखता है। Right. Yeah. Amazing. And starting में जब उसे फ्लैशेस आते हैं यूनिवर्स के, they are also very like rich in its quality. And फिर ये भी आता है जो मेजर सीन था, जब सारे लोग पैर से उसे चीयर करते हैं, they all hoot at him. Oh my God. मतलब ये आवाज़ तो सुनाई थी काफ़ी टाइम से, एंड बाद में रिवील हुआ कि ओके दे आर चीयरिंग फॉर हिम, बट while they are cheering for him, he is not very happy with what he has done. He has he is proud of himself also, but at the same time he is guilty that he is responsible for the killing of lots of so people. much Yeah. so much people. Correct. So that's why was- he came for the disarmament idea. Correct. तो इसीलिए काफी से, so and not to mention makeups were also right. मतलब काफी टाइम तक RDJ didn't even feel like him. वो काफी अच्छा लगा था। काफी सही था, मतलब काफी सिंसियर मूवी मेकिंग का अटेम्प्ट में बोलना चाहूंगा, टू सम इट ऑल अप, लाइक क्वाइट सिंसियर एंड डेडिकेटेड, लाइक ये मूवी को रखा जाएगा और फिल्म स्कूल्स वगैरह में। yeah, but I think also big credit goes to the marketing also, and the fandom Christopher Nolan has of himself, like which actually pulled the audience to watch what the movie was. I believe that also played a quite significant factor to pull the audience in at the first place also. मतलब अगर उसकी जगह पर कोई दूसरा होता है, not a very renowned actor, I think this movie have been like what happened with Tumbar. Like it was a very good movie, but wasn't appreciated what it deserved. But it's good कि people got to see the seriousness and the actual drama behind the first atomic bomb. Nice. So I think we can sum up here, and in the next podcast, SciMen are back. First of all, we are back, and अब से हम लोग जो भी पॉडकास्ट लाएंगे वो साइंस रिलेटेड आप लोगों को लेटेस्ट और काफ़ी डेप्थ वाली इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे. सो बाय दैट लेट्स जस्ट साइन ऑफ फ्रॉम द SciMen, एंड होपफुली आप लोगों ने अब तक मूवी देखी होगी, क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट जो है वो हम लोगों ने दिए नहीं थे. होपफुली आदित्य ने दिए होंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट Spoiler, like spoiler दे भी दिए ना, फिर भी movie is good to watch. I think actually spoiler will help audience मुझे लगता है कि understand the movie. जितना मैंने स्पॉइलर के लिए काफी सारी चीजें बताई हैं कि ये देख लेना वो देख लेना, तो उससे तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट देख के चले